नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। और इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर वही डीएनए डैमेज हमारा टॉपिक है आज का। और इसके अंदर हम पार्ट 4 जो है वो पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 ये पढ़ेंगे अपन इसका डीएनए डैमेज एंड रिपेयर का। तो इसके अंदर अभी तक हमने जो है डैमेज पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। डैमेज हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रिपेयरिंग सिस्टम। जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। चलिए तो रिपेयर करेंगे अब हम डीएनए को। तो पहले पॉइंट डाल लेते हैं हम डीएनए रिपेयर। हमारा जो आज का पॉइंट है वो टॉपिक है वो क्या है, डीएनए रिपेयर, ठीक है। डीएनए रिपेयर सिस्टम, ठीक है। तो जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है, मतलब जो स्पॉन्टेनियस लेजन हमारे बने थे, ठीक है ना, उनको हमें रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई एक सीक्वेंस के रूप में काम करना पड़ेगा। मतलब एक सीक्वेंस होगी, वो सीक्वेंस क्या करेगी, डीएनए को रिपेयर करेगी, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस होगा जो डीएनए को क्या करेगा, रिपेयर करेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएनए रिपेयरिंग। बात समझ में है। अब उसके अंदर कौन कौन से रिपेयरिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक। तो पहले तो हम परिभाषा लिख लेते हैं, व्हाट इज ए डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर का मतलब होता है द सेट ऑफ प्रोसेस बाय विच सॉरी मतलब कि प्रोसेस का ऐसा सेट जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो स्पॉन्टेनियस लेजन बने हमारे उनको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो सेट ऑफ प्रोसेस बाय विच द स्पॉन्टेनियस लेजन लेजन आर रिपेयर्ड which is called which is called डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर, ठीक है। मतलब कि ऐसा प्रोसेस का सेट जो स्पॉन्टेनियस लेजन को क्या कर सके, रिपेयर कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए रिपेयर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो फॉलोइंग मेथड कौन कौन से होंगे अपने, ठीक है। फॉलोइंग मेथड्स आर, नंबर 1 सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। पहला जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, ठीक है। दूसरा होगा एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन डायरेक्ट रिपेयर में तो हम क्या करेंगे, फोटो रिपेयर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सीजन रिपेयर के अंदर इसमें हम डीएनए को काट छाट करेंगे। एक्सीजन का मतलब होता है काटना, ठीक है। तीसरा रहेगा हमारा मिसमैच रिपेयर, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम रेप्लिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहेंगे मिसमैच रिपेयर, ठीक है। चौथा सिस्टम रहेगा हमारा रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। रिकॉम्बिनेशनल या रिकॉम्बिनेशन रिपेयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रिकॉम्बिनेशनल नेशन ही लिख दो आप तो, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, ठीक है। और पांचवें नंबर का रहेगा हमारा सोर्स रिपेयर। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एसओएस रिपेयर, ठीक है। तो ये 5 सिस्टम जो है हमें पढ़ने हैं, ठीक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी 2 वीडियो में या 3 वीडियो में हमारे ये कंप्लीट होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 2 में कंप्लीट हो जाए, थोड़ी लंबी क्लास ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2-2 सिस्टम हम पढ़ लेंगे, 2 आज पढ़ लेते हैं और 3 कल जो है कल वाली क्लास में पढ़ लेंगे। तो ऐसे हमारे 5 सिस्टम पूरे हो जाएंगे और आपका ये डीएनए रिपेयर भी पूरा हो जाएगा। तो 2 और 3 के भाग कर लेते हैं हम, ठीक है। ताकि ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आपको भी समस्या है याद करने में, याद भी करना है हमें, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, सारा काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट रिपेयर वाला, ठीक है। पॉइंट डाल देते हैं डायरेक्ट रिपेयर, याद कर लो भाई। पहले तो हम इनको लर्न कर लेते हैं
कि कौन कौन सी सिस्टम है। तो सबसे पहला तो कौन सा है, डायरेक्ट रिपेयर। दूसरा कौन सा है, एक्सीजन रिपेयर। तीसरा कौन सा है, मिसमैच रिपेयर। चौथा कौन सा है, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। और पांचवा कौन सा है, सोर्स रिपेयर। तो ये 5 सिस्टम है हमारे पास में जो रिपेयरिंग सिस्टम है, और इनका इस्तेमाल हम डीएनए को रिपेयर करने में करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, चलिए तो हम पहला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो हमारा क्या है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। सबसे पहला हम पॉइंट डाल लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, और पॉइंट डाल लेते हैं डायरेक्ट रिपेयर। ठीक है, डायरेक्ट रिपेयर। अब देखो डायरेक्ट रिपेयर में क्या होता है। डायरेक्ट रिपेयर जो है वो दो तरीके का है हमारे पास में। एक तो है फोटो रिएक्टिवेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला पहला क्या है हमारा, फोटो रिएक्टिवेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिपेयर के अंदर। तो सबसे पहला हम यहाँ लिख देते हैं कि ये दीज आर टू टाइप्स। ठीक है, दो प्रकार के हैं डायरेक्ट रिपेयर। ठीक है, इसमें से हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला फोटो रीएक्टिवेशन। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं, फोटो रीएक्टिवेशन सिस्टम या फोटो रीएक्टिवेशन डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिपेयर जो है वो फोटो रिएक्टिव सिस्टम है। मतलब कि फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये फोटो सिस्टम रीएक्टिवेट होता है और जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया जाता है किसके अंदर, जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कि जो प्रोडक्ट एक बार किसी कारण से बदल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण से समझते हैं हम, तो यहाँ पर ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है और यहाँ पर ये एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, फिर ये एडेनिन, साइटोसिन लिख देते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह के स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सी का जी, ए का टी, जी का सी। यहाँ पर ए सी जी, ए सॉरी यहाँ टी, यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ पर आ गया ये टी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी और यहाँ पर जी। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई स्ट्रैंड है हमारा और इस स्ट्रैंड पर अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती हैं। कौन सी किरणें गिरती है, यूवी किरणें गिरती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें गिरने से ये जो थाइमिन है, ये थाइमिन खुद थाइमिन का एक डबल बॉन्ड बना लेता है। इसको बोलते हैं हम डाइमर बनाना। बात समझ में आ गई, दो थाइमिन जो है यहाँ पर वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये स्ट्रक्चर कहलाती है डाइमर। तो अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में डीएनए में डाइमर बन गया। ठीक है, तो ये डाइमर बन गया तो इसका मतलब ये डैमेज हो गया डीएनए। अब कैसे बना डाइमर, देखो थाइमिन की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यहाँ पर थाइमिन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, इस तरह की होती है। थाइमिन में यहाँ पर क्या होता है, मेथिल ग्रुप होता है इस तरीके से, है ना, और ये डबल बॉन्ड ओ होता है इधर, इधर यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और यहाँ पर भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड ओ होता है। ये होती है थाइमिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम थाइमिन इधर है, इस साइड में भी है थाइमिन, तो यहाँ पर भी हम क्या करें, मेथिल लगा दे और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं। एक ही बात है। ठीक है, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या गिरी, ये दोनों थाइमिन थाइमिन यहाँ पर है, पास पास में है। ठीक है, पास पास ये स्थित है, ये देखो दो थाइमिन पास पास है। इसके ऊपर ये अल्ट्रावायलेट किरणें गिरी, यूवी किरणें गिरी, तो ये थाइमिन थाइमिन का जो मेथिल ग्रुप है ये आपस में बॉन्डिंग कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, दिख जाएगी क्या, दिख जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की बन जाएगी हमारी। केवल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, तरीके से स्ट्रक्चर जो है हमारी बन जाएगी। ये इस तरह से डायमर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थाइमिन थाइमिन। तो ये क्या बन गया, एक डायमर बन गया। ये देखो डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा,
इधर ऊपर डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ है सही, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, केवल ये जो मेथिल मेथिल ग्रुप है इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। बात समझ में आई? तो ये एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, हमने इसको संतुलित नहीं किया है, ध्यान रखना है आपको इस बात का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर केवल डायमर शो करना है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, ये भी कर देते हैं, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तीन तीन हो गए, इधर कितने हो गए, दो, तो एक लगाना पड़ेगा इधर की साइड में, यहाँ लिखना पड़ेगा NH NH, और यहाँ पर एक इधर की साइड में एक दो तीन, एक दो तीन चार, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक लगा देंगे, इस तरह से बनेगा ना, ठीक है, और इसमें यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे, तो ये बन गया आपका क्या, डाइमर, ठीक। तो मेरे पीछे छुपा हुआ है, तो ये डाइमर जो है, ये जो डाइमर बना है, अब ये डाइमर एक प्रकार का एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पिरामिडीन है और ये आपस में बंधी हुई है, इसके लिए इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, साइक्लोब्यूटेन पिरामिडीन डाइमर, तो नाम भी लिख देता हूँ मैं इसका, साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन, दिख रहा है, डाइमर, ठीक है, तो ये बन गया इसके अंदर, साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन डाइमर बन गया। अब जब साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन डाइमर बन गया, तो इसका मतलब अब ये थाइमिन नहीं रहा, थाइमिन नहीं रहा, तो ये क्या हो गई, एक प्रकार से एबनॉर्मिटी हो गई, किसकी, DNA की, बात समझ में आए। तो इस प्रकार का जो डैमेज होता है, ठीक है, अब इस प्रकार के डैमेज को वापस से क्या किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जब वापस रिस्टोर किया जाएगा, तो किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, तो ये प्रेजेंस में किया जाएगा विजिबल लाइट की प्रेजेंस में, कौन सी लाइट की प्रेजेंस में किया जाएगा, विजिबल लाइट की प्रेजेंस में किया जाएगा, बात समझ में आ गई ये वाली। तो विजिबल लाइट जो होगी जब इसके ऊपर गिरेगी, विजिबल लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी, तो इसकी वजह से एक एंजाइम होगा जिसको हम बोलेंगे फोटोलाइज एंजाइम, ठीक है ना, कौन सा, DNA फोटोलाइज एंजाइम, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर ये डाल देते हैं विजिबल लाइट, ठीक है, ये यहाँ से हम किधर बना दे, हाँ इधर ठीक रहेगा, तो यहाँ पर हम ये विजिबल लाइट डाल देते हैं, ठीक है। इस विजिबल लाइट की प्रेजेंस में एक एंजाइम होगा जिसे बोलेंगे DNA फोटोलाइज एंजाइम, ठीक है, DNA फोटोलाइज एंजाइम, ये विजिबल लाइट की प्रेजेंस में ये DNA फोटोलाइज एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और इस डाइमर को वापस से किसमें कन्वर्ट कर देगा, थाइमिन में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर बात, समझ में आया, ठीक। तो हम यहाँ पर अब इसको ऐसे भी ना लिखकर ऐसे लिख सकते हो आप इसको, कि दो थाइमिन डाइमर बन गया, ये थाइमिन डाइमर बन गया, किसकी वजह से बना, ये पहले तो थाइमिन थाइमिन था, देखो ऐसे थाइमिन थाइमिन थे दो, ठीक है, ये दो थाइमिन थाइमिन अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से इसमें बदल गए, थाइमिन डाइमर में बदल गए, यहाँ पर विजिबल लाइट की प्रेजेंस में डीएनए फोटोलाइज एंजाइम क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, और वापस से किसमें बदल गया, थाइमिन थाइमिन में बदल गया, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन जो आपका पिरामिडीन डाइमर है, ये वापस थाइमिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में हो जाता है, डीएनए फोटोलाइज एंजाइम की डीएनए फोटोलाइज एंजाइम के द्वारा विजिबल लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फोटो रीएक्टिवेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, फोटो रीएक्टिवेशन, और ये ई कोलाई में देखा गया है, 300 से 500 nm का अगर हम इसको लाइट देते हैं, तो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और ये जो डाइमर होता है, इस डाइमर के साथ में वो यहाँ पर बाइंड हो जाता है, ये जो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है, ये डीएनए फोटोलाइज एंजाइम यहाँ पर बाइंड हो जाता है और इनके बॉन्ड को तोड़ देता है, तोड़कर वापस इसको किसमें रिस्टोर कर देता है, तोड़कर वापस से इसको थाइमिन थाइमिन में रिस्टोर कर देता है। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं फोटोलाइज सिस्टम या फोटो रीएक्टिवेशन सिस्टम, बात समझ में आ गई। तो ये कैसा हुआ, फोटो रीएक्टिवेशन सिस्टम, क्लियर बात, चलिए याद रहेगी बात हमारी। तो यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है हमें, डीएनए फोटोलाइज एंजाइम, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इन दिस द डायरेक्ट
डैमेज changes, direct damage changes. In this, the direct damage changes into its original structure. ठीक है, into ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो भी डैमेज होता है उसको डायरेक्टली चेंज कर दिया जाता है, किसमें, उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात की द थाइमिन डाइमर, द थाइमिन डाइमर which is formed by the UV light, ये जो थाइमिन डाइमर है ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में फॉर्म होता है। यूवी लाइट इट कैन बी चेंजेज बाय द DNA photolyze enzyme in the presence of विजिबल लाइट। ठीक है ना, ये विजिबल लाइट की प्रेजेंस में किसमें चेंज कर दिया जाता है, इट कैन बी चेंजेज बाय द DNA फोटोलाइज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है ना, इसे चेंज किया जा सकता है किसकी प्रेजेंस में, DNA फोटोलाइज एंजाइम के द्वारा विजिबल लाइट की प्रेजेंस में, है ना। एंड रीस्टोर इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में इसको क्या कर दिया जाता है, रीस्टोर कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इट कैन बी सीन इन द इकोलाई में ये देखा गया है एट 300 to 500 nm wavelength of visible light। ठीक है, at this wavelength the photolyze enzyme is activated and restore the thiamine dimer into its original structure of थाइमिन। क्लियर। तो इस तरीके से हम थाइमिन डाइमर के द्वारा, फोटो रिएक्टिवेज एंजाइम के द्वारा, जो आपका DNA फोटोलाइज एंजाइम है उसके द्वारा फोटो रिएक्टिवेशन कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फोटो रिएक्टिवेशन। क्लियर। चलिए अब दूसरा हम लिखते हैं सेकंड नंबर 2 है हमारा सेकंड नंबर। थोड़ा सा मैं और क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा, थोड़ा धीरे लिखूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको मिले, अच्छी बात है, ठीक है। एल्किल ट्रांसफरेज दूसरा तरीका है। एल्किल, आराम से लिखते हैं, ठीक है। मैं आराम से लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो इसकी, है ना। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा, मैं इसीलिए तो धीरे लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है, बता दो अगर अभी तो फिर मैं दोबारा से लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, हाँ, ठीक है। ये मैंने कहीं कहीं शॉर्ट में लिख दिया है, जैसे ये WL लिख दिया यहाँ पर, है ना। W नहीं है, VL है, विजिबल लाइट है ना, ठीक है। विजिबल लाइट, WL नहीं है, विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट, द फोटोलाइज एंजाइम इज एक्टिवेटेड, है ना, एक्टिवेटेड एंड रिस्टोर द थाइमिन डाइमर इनटू इट्स
ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन, थायमिन की वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं धीरे लिखने की कोशिश करूंगा, धीरे लिखूंगा, चिंता मत करिए, साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, दूसरा हमारा होगा एल्किल ट्रांसफर, एल्किल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है एल्किल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, मेथिल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मेथिल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये भी किसमें देखा गया है, इकोलाई के अंदर देखा गया है। ये वाला जो सिस्टम है ये भी किसमें देखा गया है, इकोलाई के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो लिख देते हैं, आराम से लिखता हूं मैं। तो दिस इज आल्सो सीन इन इकोलाई। सबसे पहली बात तो कि ये किसमें देखा गया है, इकोलाई के अंदर देखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप कैसे लगेगा, देखो एल्किल ग्रुप लग जाता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास है गुआनिन। ठीक है, और गुआनिन के ऊपर अगर एल्किल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, मतलब मेथिल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म जो है वो मार्शी एरिया के अंदर है, समझ रहे हैं आप, इकोलाई बैक्टीरिया है, समझिए। ठीक है ना, डैमेज कैसे हुआ पहले वो समझते हैं, फिर उसको हम रिपेयर करेंगे, ये समझते हैं। यहाँ पर समझिए, ये कोई खदान है, ठीक है, जहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है गहराई में। ठीक है, यहाँ पर मार्स गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, मार्स, मार्स मतलब मेथिल, मेथेन गैस निकल रही है। ठीक है, ये मार्स गैस यहाँ निकल रही है। यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है जो है अवेलेबल, हालांकि इतनी गहराई में बैक्टीरिया नहीं होते। ठीक है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं क्योंकि ये मार्स गैस ऊपर आएगी तो ऊपर तो बैक्टीरिया मिलेगा ही, इसको ऊपर सतह पर तो बैक्टीरिया होगा, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया इतनी गहराई में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। यहाँ मान लेते हैं हम कि यहाँ पर बैक्टीरिया है, क्योंकि ये खोदा गया था, एक दिन में तो इतना खुदेगा नहीं, ये तो अभी खोदा गया है, मतलब यहाँ तक हम पहुंचे हैं, बहुत समय लगा है यहाँ तक पहुंचने में, ऊपर से खोदते हुए आ रहे हैं लोग, यहाँ तक खोद दिया, यहाँ से मार्स गैस निकलना शुरू हो गई। ठीक है, चलो ये एक उदाहरण है। दूसरा देख लो आप, काउडंग पड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर काउडंग पड़ा हुआ है। ठीक है, गोबर जिसको बोलते हैं हिंदी में, गोबर यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये आसपास कुछ थोड़ा सा पानी भी भरा हुआ है, और ये गोबर क्या है, यहाँ पर गीला है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर गोबर क्या है, गीला है। बिल्कुल आपका एकदम ऐसा उदाहरण बता रहा हूँ मैं जो हमारे आसपास हमें रोज देखने को मिलता है। ये गोबर पड़ा हुआ है और गोबर के आसपास क्या है भाई, ये गीला हो रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड, मतलब पानी वानी है, पानी है यहाँ पर, धोल रखा है किसी ने, गोबर पड़ा हुआ है इसके अंदर, 3-4 दिन हो गए। हमें पता है गोबर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं मेथेनोजीनस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, मेथेनोजीनस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मेथेनोजीनस बैक्टीरिया इसके अंदर इस गोबर को यूटिलाइज करेगा और मेथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये मेथेन गैस, यहाँ जो पानी है उसमें कुछ बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गई गलती से, किसी न किसी कारण से, इसमें पानी में घुली और हो सकता है इसके साथ चली गई हो, तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वहां तक पहुंचेगी। अब इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है, उस डीएनए में ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, गुआनिन है, और गुआनिन किसके साथ जुड़ाएगा, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, ये रहेगा। ठीक है, अब ये मार्स गैस ने क्या किया, इस गुआनिन के साथ में बॉन्डिंग कर ली, तो इधर बॉन्डिंग हो गई तो फिर इधर की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग कैसे हो गई इसके अंदर, अब ये बॉन्डिंग हो गई तो इसकी स्ट्रक्चर बदल गई, मतलब कि ये गुआनिन जो है अब चेंज हो गया, चेंज होकर क्या बना लिया इसने, ऑर्थो 6 मिथाइल गुआनिन बना लिया इसने, ऑर्थो 6 मिथाइल गुआनिन प्रिपेयर कर लिया। कैसे हुआ प्रिपेयर, देखो कहाँ जुड़ेगी ये गुआनिन पर, ये भी देखने की बात है। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा और ऊपर हो ले, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं गुआनिन बना देता हूँ यहाँ पर। गुआनिन के अंदर हमने देखा कि इस तरह से 2 रिंग स्ट्रक्चर होती है, ये पढ़ा हमने, गुआनिन के अंदर इस तरह की 2 रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें एक नाइट्रोजन यहाँ होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ होता है। अब इसमें 2 जो है ग्रुप होते हैं, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर क्या होता है, NH2 होता है, ये हमने पढ़ा था, याद है, और एक नाइट्रोजन यहाँ होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ होता है। अब ये जो मेथिल जुड़ेगी ना, वो किसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ेगी, यहाँ पर ये मेथिल जुड़ गया। ठीक है, तो जब ये मेथिल जुड़ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, मेथिल कहाँ जुड़ा है,
इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हुआ है ये मेथिल। मेथिल अटैच होते ही इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये चेंज हो गया, तो ये अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, हम इधर से काउंटिंग करेंगे। अब तो ये 6 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो 6 मिथाइल, जुड़ गया मिथाइल गुआनिन, क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑर्थो 6 मिथाइल गुआनिन, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो ये किस में बदल गया, ऑर्थो 6 मिथाइल गुआनिन में बदल गया, क्योंकि मेथिल यहाँ पर जुड़ गया। अब इसको करना है हमें रिपेयर। तो इसके लिए क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, इस एल्किल ग्रुप को हटाना है और वापस से गुआनिन को क्या करना है, रीस्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसको हम बोलते हैं एल्किल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं। ये एल्किल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो हटाएगा किसको, इस गुआनिन को, मतलब इस मेथिल ग्रुप को हटाएगा और वापस इसको किस में रिस्टोर करेगा, गुआनिन में रिस्टोर करेगा। तो ये जो एल्किल ट्रांसफरेज है, क्योंकि हमें पता है कि एल्किल जो है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, सल्फर के थ्रू ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो ऐसा अमीनो एसिड होगा इस ग्रुप के अंदर जो सल्फर युक्त होगा, मतलब ये जो एल्किल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये सल्फर युक्त है, ठीक है। तो ऐसा हमने एक एंजाइम बना दिया और इसकी लास्ट चेन में ये सिस्टीन और यहाँ पर क्या है, सल्फर है, SH है, ठीक है। ये एक्टिव पोजीशन में होगा, ये एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो कंटेंट है आपका, ये मिथाइल ट्रांसफर, ये इसको मत लिखो आप, छोड़ो, या चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिथाइल ट्रांसफरेज, इतना लिख लो आप याद रखने के लिए, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा। ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होगा, ये सिस्टीन S के साथ में H तो हट जाएगा और ये CH3 को क्या कर लेगा, अपने साथ में बाइंड कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये पोजीशन तो ऐसी कैसी रह जाएगी इसकी, और ये हो जाएगा इनएक्टिव पोजीशन में चला जाएगा। अभी तो क्या था, ये एक्टिव पोजीशन में था, अब क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये मेथिल निकल गया यहाँ पर, ये मेथिल निकल गया यहाँ पर, ठीक है, ये मेथिल हट गया। अब ये केवल बच गया क्या, वापस से अपना गुआनिन, गुआनिन बच गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस पर डायग्राम बना देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन संतुष्ट कर लेना भैया अपना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, वापस से गुआनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति में हुआ ये हुआ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसको हमने बोला एल्किल ट्रांसफरेज, ठीक है ना, एल्किल ट्रांसफर एंजाइम। मिथाइल बोलो या एल्किल बोलो एक ही बात है। मेथिल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप भी बोलते हैं। यहाँ पर बात क्लियर होगी क्या आपकी, ठीक है। तो इस तरह का जो म्यूटाजन होता है, मेथिल एक प्रकार का म्यूटाजेनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि मेथेन गैस अगर अवेलेबल है एनवायरमेंट में तो म्यूटेशन होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो देख लीजिए आप कि सड़ा हुआ गोबर अगर कहीं पड़ा हुआ है और उसकी स्मेल आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आप मेथेन को भी क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं भाई। समझ में आ गई ना, सड़ा हुआ गोबर है जहां पर बदबू मार रहा है, उसकी आसपास की जो मेथेन गैस है वो आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, और इनहेल करके अपने डीएनए को क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। जैसे ही गुआनिन में मेथिल ग्रुप जुड़ेगा, वापस से हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम उसको क्या कर देगा, रीस्टोर कर देगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी बार कि कुछ लोग जो ये क्या बोलते हैं इसको, पशुपालक होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, और वो ज़्यादा समय अगर उसके साथ गुजारते हैं तो उनको सांस की प्रॉब्लम या कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, उनका जी मिचलाना, जी घबराना, ऐसी समस्या होने लगती है अगर ज़्यादा समय उस बाड़े के अंदर जहाँ पर उन्होंने पशुओं को बांध रखा है वहाँ पर गुजारते हैं, ठीक है। तो इससे इसको अवॉइड करना चाहिए, इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। जब भी आप उसके अंदर एंटर करें तो मुंह पे कपड़ा रखें, ताकि मेथेन गैस जो है वो फिल्टर होके ही आपके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो फिल्टर होके ही जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पशुपालक हैं वो मुंह के ऊपर कपड़ा बांधे रखते हैं। आप सोच रहे होंगे बदबू की वजह से बांधे रखते हैं, हालांकि बदबू तो आती है, लेकिन वो अपने आप को बचा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो बात समझ में आ गई आपको, तो ये हम इस तरह से रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब दूसरा मेथड हमारा
क्या होगा सेकंड मेथड। पहला मेथड हो गया, पहले मेथड के दोनों प्रकार हमने पढ़ लिए, एक फोटो रिएक्टिवेशन डायरेक्ट रिपेयर का, और दूसरा हमने पढ़ लिया एल्किल ट्रांसफरेज मेथड। ठीक है, दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। पहला पूरा हो गया हमारा, ये तो यहाँ पर इतना ही याद रख लेंगे। ठीक है, ओके, चलें आगे। अब आ जाओ आप नंबर 2, एक्सीजन रिपेयर मेथड। ठीक है ना, कौन सा मेथड है, एक्सीजन रिपेयर मेथड। एक्सीजन रिपेयर मेथड, इसकी बात करेंगे। एक्सीजन का मतलब क्या होता है, काटना। एक्सीजन का मतलब एक्साइज करना, एक्साइज मतलब काट कर छोटा कर देना या उसको हटाकर दूसरा लगा देना, इसको बोलते हैं एक्सीजन रिपेयर मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है कि एक सेगमेंट जो डीएनए का डैमेज होता है उसको तो काटा जाता है और उसकी जगह पर नया सेगमेंट वहां पर लगा दिया जाता है, नया सेगमेंट तैयार कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है एक्सीजन रिपेयर मेथड। एक्सीजन का मतलब काटना और रिपेयर का मतलब उसको रिपेयर करके नया लगा देना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में दो मेथड है, एक है एनईआर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मेथड, और दूसरा है बीईआर जिसको बोलते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर मेथड। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये भी कितने प्रकार का है, 2 टाइप्स का है, 2 टाइप्स है इसके भी। सबसे पहला है हमारे पास इसका नर, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, या मेथड बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है बर, इसको बोलते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, एक तो कौन सा है, नर है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, और दूसरा क्या है, बेस एक्सीजन रिपेयर। याद रहेगा, दो नाम याद रखने हैं आपको, नर और बर। ठीक है, पूछ लेता है 5 नंबर का, अलग से पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज ए नर, व्हाट इज ए बर। ठीक है, व्हाट इज एक्सीजन रिपेयर मेथड। ठीक है, एक्सीजन रिपेयर मेथड का मतलब पहले काटना और फिर नया लगा देना उसके पीछे, मतलब दूसरा नया रिपेयर करके जोड़ देना, उसको बोलते हैं हम एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नर। नर का मतलब न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब याद रखना है इसमें आपको, तो एक तो है अपने पास में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और एक है बेस एक्सीजन रिपेयर। तो दोनों को हम समझ लेते हैं कि क्या कहानी है। पहले तो इसकी समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है और बेस का मतलब, बेस एक्सीजन का मतलब क्या है और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन और बेस एक्सीजन में अंतर ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो समझना मेरी बात को, यहाँ पर भले अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दोनों मेथड भी आपको समझ में आ जाएंगे, बस कुछ नहीं है, इनमें नाम याद रखना है हमें, जो एंजाइम इनमें काम आएंगे उनका नाम याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये देखो, ये जो नीले रंग की जो लाइन है ये है आपकी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। क्लियर। ठीक है, और जो बेस लगे होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं शुगर के साथ में। यहाँ पर भी एक बेस होगा, यहाँ पर भी एक बेस होगा, यहाँ पर भी एक बेस होगा और यहाँ पर भी एक बेस होगा। इसी प्रकार से नीचे की साइड में जो लाइन होगी आपकी उसमें भी सेम कहानी होगी। यहाँ पर क्या होगा, शुगर होगा, फिर फॉस्फेट होगा, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट और शुगर, ये फॉस्फेट। ठीक है, और इसके साथ भी क्या होगा, यहाँ पर शुगर के साथ में एक बेस होगा। ठीक है, इसी शुगर के साथ में यहाँ पर भी एक बेस होगा, यहाँ पर भी एक बेस होगा, यहाँ पर भी एक बेस, कुछ भी हो सकता है बेस में, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन में से, है ना। ये बेस जो है वो या तो डबल बॉन्ड के साथ में या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इस तरीके से अटैच होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर आपको करना है तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, एक बेस होता है, ठीक है, एक शुगर होती है और एक क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसके अंदर अगर हमें रिपेयरिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक बेस को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ रिमूव करेंगे तो यहाँ खाली जगह बच जाएगी, बच जाएगी नहीं बच जाएगी, तो इसको तो हम बोलते हैं बेस एक्सीजन, सॉरी न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। मतलब यहाँ पर हम पूरा एक बहुत बड़ा सा पार्ट काट देंगे। ठीक है, 3-4 बेस का पार्ट काटेंगे, तो इस तरह से 3-4 जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको हटा देंगे यहाँ से।
मैं तो अभी क्या बता रहा हूँ आपको, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो जब काटेंगे ना हम, तो 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड वाला ये जो सिस्टम होगा, ये 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड को काट देगा एक साथ ही, ठीक है, हटा देगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड है। बेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, केवल बेस को हटाया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है, अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर होगा तो यहाँ पर बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटा जाता है, ये शुगर और फास्फेट के बीच में होता है, वो कटता है, ठीक है। और बेस एक्सीजन करना होता है तो बेस और शुगर के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को काटा जाता है। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन करना है तो क्या काटा जाएगा आपका, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड काटा जाएगा, ठीक है। और अगर क्या करना है, बेस एक्सीजन रिपेयर करना है तो पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड काटा जाएगा और फिर उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर गैप बनाया जाएगा और फिर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे किया जाएगा। तो पहले काम क्या किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखने वाली बात, क्लियर। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अगर समझ में नहीं आया हो तो बताऊंगा मैं दोबारा से, आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। चलिए तो देखो, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, धीरे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, थोड़ा जमा जमा किया ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पूरा एक सेगमेंट काटा जाएगा, ठीक है ना। और ये काम कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगा। जहां पर डैमेज है, जहां पर लेजर बना हुआ है, वहां पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा और एक सेगमेंट को रिमूव करेगा, ठीक है। जब सेगमेंट रिमूव हो जाएगा तो वहां पर एक गैप बन जाएगा, ठीक है। और इस गैप को फिर से फिल कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, गैप को फिल कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है डैमेज, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं इन दिस क्या होगा, द डैमेज सेगमेंट द डैमेज सेगमेंट इज, क्योंकि मैं डायग्राम इधर बनाऊंगा इसलिए मैं लिख यहाँ रहा हूँ, डीएनए सेगमेंट इज रिमूव्ड बाय मेकिंग ए कट बाय द एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है ना। इसके अंदर क्या किया जाता है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा एक कट लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, डैमेज सेगमेंट पर, ठीक है, एट डैमेज या लेजन साइट पर, ठीक है ना, जो साइट डैमेज है या फिर जहां पर लेजन बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर, इस तरीके से समझ लो आप कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, और एक स्ट्रैंड ये डीएनए का ये है, इस तरीके से दिख रहा है भी आपको, ठीक है, ठीक। अब जो है डैमेज हो गया, मान लेते हैं किस जगह पर, यहाँ पर डैमेज हो गया, इस जगह पर क्या हो गया, डैमेज, ये डैमेज साइट है, ठीक है। तो इस डैमेज साइट पर लगाया जाएगा कट। क्लियर बात, समझ में आ गई। ये लेजन बन गया, यहाँ पर किसी न किसी कारण से लेजन बन गया, ये साइट क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे न बनाकर हमें क्या है कि वैसे बनाना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइन से बना देते हैं, लाइन ठीक रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह का है, इस तरह से बना हुआ है, मान लेते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया आपका। और जो डैमेज है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पार्ट को किसके द्वारा, आपका जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा, उस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इस वाले भाग को काटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक प्रोटीन आती है जिसे बोला जाता है नर प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन आती है, नर प्रोटीन आती है। उस नर प्रोटीन के द्वारा इसको
रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज बाय नर प्रोटीन, ठीक है, ये इसको पहचानती है और यहाँ आकर ये बाइंड हो जाती है। ठीक, यहाँ पर हम दोबारा से बनाते हैं इसको सेकेंड स्टेप में। तो ये यहाँ पर डैमेज है, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन आकर बाइंड होगी जिसको हम बोलेंगे नर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड हो गई इसके पास में, ठीक है, इस प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया, नर प्रोटीन नाम दिया, ठीक है। पहला तो ये काम होगा, इसके बाद में इसको क्या किया जाएगा, एक्साइज किया जाएगा। तो एक्सीजन करने का काम कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगा, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको क्या करेगा, एक्साइज करेगा। तो एक्साइज करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप का फॉर्मेशन कर देगा, इसको हटा देगा, इस सेगमेंट को प्रोटीन के द्वारा हटा दिया जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये जुड़ा हुआ है और यहाँ क्या बन गया, एक गैप बन गया। इस गैप को हम बोलेंगे निक, क्या बोलेंगे इसको, निक बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसे बोलेंगे हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, इस वाले सेगमेंट को फिल कर देगा, ये वाला जो सेगमेंट है इसको क्या कर देगा, ये फिल कर देगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर हम एक और बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे हम, इसको काटेंगे थोड़ा सा दोबारा से। और यहाँ पर हम डीएनए जो है आपका, यहाँ पर ये खाली हो गया और यहाँ पर आ गया आपका ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू करेगा इस तरह से, ठीक है। तो नया डीएनए आपका फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नया डीएनए वापस गैप फिल हो जाएगा। इस तरह का जो सिस्टम होगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। समझ में आई बात। और इसका जो निक होगा उस निक को सील कर दिया जाएगा किसके द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा। यहाँ पर ये इस तरीके से सील हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह से हुआ, हमारा जो डैमेज डीएनए है, ये डैमेज डीएनए है, इस डैमेज डीएनए को रिकॉग्नाइज किया किसने, नर प्रोटीन, ठीक है। नर प्रोटीन ने रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये यहाँ पर बाइंड हो गई, बाइंड होकर इस डैमेज को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज आया और डीएनए पॉलीमरेज ने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। क्योंकि हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिपेयरिंग एंजाइम है, ये पढ़ा था हमने डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, ठीक है। तो उसने यहाँ पर ये गैप बनाकर वापस इसको फिल कर दिया और लाइगेज एंजाइम ने दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ दिया, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा नर जो प्रोसेस होता है वो होता है। देखो ये मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है, ठीक है ना, यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन आती है, किस तरह से काम होता है, इसका मैंने डिटेल में नहीं बताया, आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। क्योंकि हम डीएनए डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम जो है वो पूरा एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम में अलग से तो पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा नर या भर तो 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछेगा तो आपको डायग्राम बनाना है और 4 बातें इसकी लिख देनी है, ठीक है। चलिए तो आगे लिख दे हम इसके अंदर। अब जब सेगमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो व्हेन द सेगमेंट इज रिमूव्ड, जब सेगमेंट रिमूव हो जाएगा तो ए गैप इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक गैप बन गया, ये गैप बन गया, ठीक है। अब ये जो गैप है, दिस गैप इज filled by the DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। इसके द्वारा फिल किया जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा फर्स्ट के द्वारा फिल कर दिया जाएगा। एंड ए सेगमेंट इज फॉर्म्ड, और इससे क्या हो जाएगा, जो सेगमेंट यहां से रिमूव हुआ था वो वापस से बन जाएगा, ठीक है। दिस इज सील्ड बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम, और इसको किसके द्वारा सील कर दिया जाएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा वापस से सील कर दिया जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम थी हमारी उसको वापस क्या कर दिया जाएगा,
रिस्टोर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब दूसरा है हमारा बर, जिसको हम बोलते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर। बर या बेस एक्सीजन रिपेयर। ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं है? चले आगे। ओके, ठीक, देखिए, तो ये हो गया आपका बर सिस्टम। बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी सेम कहानी रहेगी हमारी। देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ये डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए में वही सेम पैटर्न में हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, डैमेज बनेगा। यहाँ पर ये डैमेज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी सेम वही बर प्रोटीन आएगी। तो यहाँ पर ये इस डैमेज को किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, डैमेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज बाय बर प्रोटीन। ठीक है, बर प्रोटीन होगी, तो ऐसी प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन आती है भाई, है ना। ठीक है, मैंने आपको बताया दिया कि यहाँ पर हम सारी कहानी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इनके बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, और रखेंगे और आप ऐसा लिखोगे जब भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। केवल एक्सप्लेनेशन जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये होती है। ठीक है, कंटेंट आपका मजबूत होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली कम कंटेंट में और डायग्राम के थ्रू अगर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप थ्योरेटिकल लिखते जाओगे, थ्योरी लिखते जाओगे, डायग्राम नहीं बनाओगे, तो आप कितना ही अच्छा लिख दीजिए, है ना, कितना ही बेटर लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको नंबर कम ही देगा। भले आपने एक एक लाइन सही से लिख दी, एक एक लाइन पूरी एकदम जमा जमा के लिख दी अच्छे से हैंड राइटिंग में, कितनी ही बढ़िया लिख दी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि एग्जामिनर जो होता है ना, वो स्टूडेंट के माइंड सेट को पहचानता है। ठीक है, थ्योरी लिखने वाले, अब आप थ्योरी लिख लिख कर 5 पेज भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप 3 पेज की थ्योरी लिखकर 2 पेज में डायग्रामेटिकली अगर आप उसको समझा रहे हैं, भर तो आपके 5 ही पेज रहे हैं। यहाँ तक मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर आप डायग्राम बनाते हो ना, तो इसमें फायदा आपका ही ज़्यादा है, क्योंकि बिना डायग्राम बनाने के बाद में आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम जो है ना, वो जो आप लिखोगे वो सारी चीज़ को एक बार शो कर देगा, तो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, उसको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको पता है कि डायग्राम बना दिया स्टूडेंट ने, इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो सही है, डायग्राम सही है तो लिखा हुआ भी सही है। हाँ, वो से हैं जिनके अंदर हमारे पास डायग्राम नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये मान के चलिए आप, ये आपके लिए एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि आपके पास में कंटेंट है। तो मेरे को याद आ गया, किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि क्या करें हम लिखने के लिए, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन करें, उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, तो देखो क्या है कि आपके पास में कंटेंट तो है और बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन आपको केवल लिखना है उसको, मतलब आप उसका डायग्राम नहीं जानते हैं और आपको लिखना है, उसमें डायग्राम है ही नहीं, आप ये समझिए। ठीक है, उसका भी एक डायग्राम बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि साइंस में क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं भाई, प्रोसेस होते हैं ना। अब जो प्रोसेस होता है, हमारे पास उसका कोई कंटेंट होता नहीं, मतलब हमारे पास उसका कोई डायग्राम नहीं है, केवल हमारे पास उसका थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अब उस थ्योरेटिकल पार्ट में से जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो जो इम्पोर्टेंट बात है, आप उसको एज ए सीक्वेंस में आप लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज को आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, वो डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम भी तो लिखते हैं ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ों को शॉर्ट में ऐसे तीर का निशान बना के लिख देता हूँ, फिर तीर का निशान बना के लिख देता हूँ, फिर तीर का निशान बना के ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। जैसे जिस तरह से मैं शॉर्ट नोट के रूप में आपको समझा रहा हूँ, वैसे ही आप एग्जामिनर को एक तरफ आपने रिटर्न में लिख दिया उसी चीज़ को, और उसी चीज़ को पहले आप शॉर्ट में लिख दीजिए साइड में। उससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपका डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें डायग्राम नहीं है ना, जिसमें है उसमें भी आप सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्राम तो बनाओगे, शॉर्ट में उसी चीज को आप लिख लीजिए पहले अलग से। जैसे आप क्वेश्चन का हाफ जो पेज है, उसके हाफ पेज में आप वो शॉर्ट में लिख लीजिए सारी बात को, तीर के निशान लगाते हुए स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए।
फिर उसी से आप जो है ना अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। तो एग्जामिनर उस कंटेंट को नहीं पढ़ने वाला है, एग्जामिनर किसको पढ़ेगा, वो स्टेप्स जो आपने बनाई है ना उनको पढ़ लेगा। वो तुरंत तुरंत पढ़ के आपको जैसे जानेगा कि हाँ उसने पूरा लिख दिया है, स्टेप में ही पूरा लिखा हुआ है, तो थ्योरी में तो पूरा लिखा ही होगा जब आपको पता है, तो इसका मतलब तो उसको नहीं पढ़ेगा और आपको नंबर पूरे देने की कोशिश करेगा। कि स्टूडेंट जो है ना वो समझदार है, ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं आते हैं, ये थिंकिंग है स्टूडेंट की, हम ज़्यादा लिखते हैं इसलिए नंबर ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखोगे कितना, जितना कंटेंट होगा उतना ही तो लिखोगे ना। एक स्टूडेंट ने भी आपके बराबर ही कंटेंट लिखा है, दूसरे ने भी मतलब आपने भी उतना ही लिखा है जितना दूसरे ने लिखा है, फिर भी दूसरे वाले के ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करके आया है, इसीलिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो डिफरेंट करने का तरीका यही है कि आप छोटा सा एक चार्ट बना दीजिए, एक डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरह का एक मोनोग्राम टाइप बना दीजिए, साइकिल बना दीजिए, है ना, या फिर आप कोई टेबल बना दीजिए। अब जैसे कोई चीज़ है और उसके 3 भाग है, जैसे भी हमने कहा है कि 4 भाग में 5 पार्ट पढ़ेंगे हम। तो डीएनए रिपेयर लिखा और उसके 5 लाइन ऐसे, जैसे लिखा है यहाँ पर डीएनए रिपेयर, ऐसे समझो आप डीएनए रिपेयर लिख दिया और इसके 5 भाग कर दिया आपने, ऐसे करके 5 भाग कर दिया, ठीक है। ये लिख दिया 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख दिया आपने, ठीक। लिखने के बाद में अब लिखना तो हमें है ही सही, 5 भाग होते हैं इसके, तो 5 भाग की टेबल बना दी और इसको बढ़िया सजा दिया, ऐसे डाल दिया डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर। एग्जामिनर समझ जाएगा इसको तो पांचों पता है यार, जब इसको नाम पता है तो इसका मतलब। अब आप इसके अंदर पहला लिखा आपने, फिर पहले का नाम लिखा, फिर दूसरे का नाम लिखा, तीसरे का नाम लिखा, चौथे का नाम लिखा, बताओ एक आधा पन्ना तो इसी में भर गया नाम लिखने में और ये टेबल बनाने में, भरा कि नहीं भरा। और अगर आप यही चीज डायरेक्ट लिखते तो क्या ऐसा होता, सुंदर भी लग रहा है, तो एग्जामिनर तुरंत देखते ही नंबर देगा आपको, कोई सोचेगा ही नहीं कोई मुझे नंबर नहीं देने, नंबर देने क्योंकि स्टूडेंट ने कुछ हटके काम किया है। बाकी सब क्या लिखेंगे, थ्योरी 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 थ्योरी। ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छे नंबर लेने हैं तो आप दो चीजों का सहारा लेंगे, एक तो डायग्राम और दूसरा जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्मेट। ये दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट से आपको याद भी होगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्मेट में बना लीजिए, उससे आप उसको याद कर लीजिए। जब वो शॉर्ट फॉर्मेट ही आपको याद हो जाएगा तो शॉर्ट फॉर्मेट बनाया तुरंत और उसकी डिटेल में एग्जाम के अंदर कॉपी के अंदर भर दिया, ये लो हो गया काम, फुल नंबर आसानी से मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है डेफिनेटली वो कॉपी आईएएस की चेक कर रहा है। एक आईएएस आरएस की कॉपी होती है आपकी कॉपी, उसके बराबर वैल्यू रखती है, तो समझ जाइए आप जिस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं वो आईएएस आरएस भी सेम इसी तरह का कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। ये ही सिखाया जाता है यहाँ पर आप लोगों को, बस काम आपको जैसा बताया जा रहा है वैसा करिए, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आ जाए हम हमारे इस वापस से टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो ये देखो क्या किया है यहाँ पर, रिकॉग्नाइज किया किसके द्वारा, बर प्रोटीन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ठीक है। वही सेम अब जब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो यहाँ पर किसका एक्सीजन होगा, बेस का एक्सीजन कराएंगे हम, तो यहाँ पर बेस एक्साइज होगा, ठीक है। बेस का क्या होगा, एक्सीजन होगा, ये बेस का क्या हो जाएगा, एक्सीजन होगा। बेस एक्सीजन के लिए कौन सा एंजाइम, वही न्यूक्लियस एंजाइम। अब न्यूक्लियस एंजाइम तो आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर किसको तोड़ना है हमें, यहाँ पर हमें तोड़ना है किसको, देखो ये इस तरह की कंडीशन बनेगी, यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी इसमें ये बैकबोन तो टूटेगी नहीं, बैकबोन की बजाय क्या टूटेगा, यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा किसमें टूटेगा, इन दो में तोड़ेंगे अपन, ठीक है। इन दो के अंदर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये खाली जगह बच जाएगी, इस खाली जगह, ये खाली जगह जो है ये बेस एक्सीजन प्रोटीन के द्वारा तोड़ी जाएगी, ठीक है ना। बेस एक्सीजन प्रोटीन जो है यहाँ से इसको रिमूव कर देगी, किसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को यहाँ से रिमूव करेगी, इसकी वजह से यहाँ पर खाली जगह बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगी, खाली जगह। इस खाली जगह को हम बोलेंगे एपी साइट, क्या बोलेंगे, ए पी साइट बोलेंगे, ठीक है, एपी साइट। बात समझ में आ गई। और ये एपी साइट जो बनेगी ना, ये एक विशेष एंजाइम के द्वारा बनेगी जिसे बोलेंगे एपी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। तो ये बेस एक्सीजन प्रोटीन जो है
वो एक प्रकार का एपी एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम होगा, ठीक है ना। उधर तो हमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना था, एंडोन्यूक्लियेज, यहाँ पर एपी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा मैं इसको काट के दोबारा लिख रहा हूँ भैया ना। कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, एपी एपी एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए होगा, ठीक है। ये एपी एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से जो बेस है उसको हटा देगा, बेस को रिमूव कर देगा। तो बेस रिमूव हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर किस तरह की बन जाएगी, देखो ये थोड़ा सा मैं चेंज करके बना रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि ये यहाँ पर एक साइट बन गई जिसको हमने बोला एपी साइट, ठीक है। ये खाली जगह बच गई ना, यहाँ पर ये खाली जगह बच गई, इस साइट को हम क्या बोल रहे हैं, एपी साइट बोल रहे हैं, ये एपी साइट है, ठीक है। अब एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब होता है यहाँ पर, एपी का मतलब यहाँ किधर लिखूं, जगह में यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ साइड में, है ना। एपी का मतलब है, एपी बराबर ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक, ठीक है। या तो यहाँ पर प्यूरिन होगा या फिर यहाँ पर क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। जो मैंने ये येलो बॉक्स बनाया है यहाँ पर, या तो यहाँ पर क्या होगा, प्यूरिन होगा, या यहाँ पर क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। ये बात समझ में आ गई ना, या तो यहाँ पर क्या होगा, प्यूरिन होगा या फिर पिरिमिडीन होगा। तो अगर प्यूरिन यहाँ से रिमूव होता है तो ए प्यूरिनिक साइड बन जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ से पिरिमिडीन रिमूव होगा तो ये ए पिरिमिडीनिक साइड बन जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, एपी साइड, ठीक है। तो पी से मतलब प्यूरिन या पिरिमिडीन, और ए से मतलब रहित। अब क्या करेगा, यहाँ पर देखो एपी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आया, उसने ये क्या बना दी, यहाँ पर एक एपी साइड बना दी। अब एपी साइड बना दी, इसके बाद में फिर एंडोन्यूक्लियेज आएगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम आएगा भाई, एंडोन्यूक्लियेज, मतलब यही एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियेज बोलो इसको, एपी एंडोन्यूक्लियेज बोलो, एक ही बात है, ठीक है। वापस से यही एपी एंडोन्यूक्लियेज ही ले लो आप, तो याद अलग अलग क्यों रखते हो, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एपी एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या करेगा, यहाँ पर कट लगाएगा इन दोनों जगह पर, और दोनों जगह पर कट लगाने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, इस तरीके से वापस से क्या बन जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, वही गैप बन जाएगा। और गैप बनने के बाद में इस गैप को कौन फिल करेगा, ये जो गैप बन गया इसको कौन फिल करेगा, वही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पर क्या करेगा, इस गैप को फिल कर देगा, वही ये जो गैप बनेगा ना यहाँ पर, इस गैप को क्या कर देगा, ये फिल कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर फिल करवा देते हैं। और कौन सा एंजाइम आया, ये कौन सा एंजाइम आया, ये यहाँ पर हम एंजाइम लगा देते हैं, ये एंजाइम आ गया आपका डीएनए पॉलीमरेज। ये इस गैप को क्या करेगा, फिल करेगा। और वापस से डीएनए को यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज, और ये इस डीएनए को सील कर देगा, ठीक है। ये होगा आपका बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो पहले हम लिखेंगे फिर इसको हम समझेंगे। बेस एक्सीजन रिपेयर समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं हम इसके अंदर, पहले क्या क्या किया हमने देखो, दोबारा से समझा देंगे यहाँ पर। तो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम बेस जो होता है आपका, जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसको रिमूव किया जाता है। इन दिस सिस्टम बेस इज रिमूव, ठीक है ना। किसको रिमूव किया जाता है, बेस को रिमूव किया जाता है, ठीक है। बेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है इन दिस, बेस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बाय, ये एप्यूरिनिक हटा दो, अब मैं यहाँ से लिख लेना आप, मतलब लिख ही लोगे। अरे यार ये क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, क्या रोक लूंगा, ठीक है, ओके।
ये हटा दिया भाई मैंने, है ना, ठीक। चलिए, तो बाय डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, कौन सा एंजाइम है यहाँ पर, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, इसको हमने क्या बोला, बर प्रोटीन, बर प्रोटीन, ठीक है, बर प्रोटीन। ये क्या है, देखो ये बेस एक्सीजन प्रोटीन है, ठीक है। ये बेस एक्सीजन प्रोटीन क्या करती है, एक प्रकार का डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है। अब भाई आप कहोगे सर, या तो आप बता रहे थे कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है, बिल्कुल काटता है, लेकिन पहचाने का कौन, पहचाने का काम कौन करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम करेगा, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कट करवाने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जिसको हमने क्या बोला, बर प्रोटीन, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये बर प्रोटीन यहाँ पर क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आगे चलिए, इट क्लीव्ड, ये जो भी डैमेज साइट है इसको क्लीव किया जाएगा, ठीक है ना, इसको क्या किया जाएगा, क्लीव किया जाएगा, किसके द्वारा, एपी एंडोन्यूक्लियस, इट क्लीव्ड बाय एपी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब जब ये क्लीव करता है तो इसमें क्या होता है, इन दिस ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिटवीन, बिटवीन शुगर एंड बेस इज क्लीव, ठीक है। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। दिस फॉर्म एपी साइट, इसकी वजह से क्या बन जाती है यहाँ पर, एपी साइट बन जाती है। अब एपी साइट का मतलब क्या है, ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट, एपी साइट का मतलब क्या है, ए प्यूरिनिक साइट या ए पिरिमिडिनिक साइट, इसका मतलब ये होता है। अब आगे आ जाइए, दिस एपिसाइट, अब जब ये एपिसाइट बन जाएगी ना यहाँ पर, तो ये एपिसाइट को कट लगाया जाएगा किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, वापस से दोबारा से, जब एक बार एपिसाइट बन जाएगी तो इसको किससे काटा जाएगा, एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, है ना। दिस एपिसाइट ऑफ डीएनए, दिस एपिसाइट ऑफ डीएनए इज कट बाय एपी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना, एपी एंडोन्यूक्लियस के द्वारा यहाँ पर कट लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई, दैट फॉर्म ए निक, निक बना देगा, या इसको हम क्या बोलेंगे, गैप बोलेंगे। यहाँ पर एक खाली सी जगह बच गई है, खाली सी जगह बन गई, इस खाली सी जगह को क्या बोलेंगे, निक या गैप बोलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जब एक गैप बन जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें गैप बनाने के लिए शुगर फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो हटेंगे, ठीक है। फिर उसकी, उसको सही करने के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी की जाती है, वो हमने लिखा नहीं, यहाँ लिख देते हैं हम, चलो इसको, एंडोन्यूक्लियस की जगह फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, थोड़ी सी एक्सोन्यूक्लियस भी किया जाता है, लिखा नहीं था, हमने भूल गए थे यहाँ पर जल्दी जल्दी में, ठीक है। आगे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड रिमूव हुआ था वहां पर क्या किया जाएगा, थोड़ी सी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की जाएगी, ठीक है ना। और फिर इस गैप को क्या, किसके द्वारा भर दिया जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा भर दिया जाएगा। तो क्या लिखा हमने, कट बाय एपी एंडोन्यूक्लियस दैट फॉर्म ए निक या गैप, ठीक है। इन दिस, इसमें क्या होगा, इन दिस शुगर फॉस्फेट, जो शुगर और फॉस्फेट है, आर रिमूव्ड, कुछ शुगर और फॉस्फेट को यहां पर क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा बाय फॉस्फो, फॉस्फो डाइस्ट्रेज, डाइएस्ट्रेज, ठीक है, थ्रू एक्सो न्यूक्लियस
एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। दिस गैप इज filled by DNA polymerase first and sealed by DNA ligase enzyme, ठीक है। डीएनए पोलीमरेज फर्स्ट के द्वारा तो इस गैप को क्या कर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा, और डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो है 2 रिपेयरिंग सिस्टम हमारे पूरे होते हैं। पहला हमने पढ़ा है यहाँ पर, देखो ये बहुत लंबी क्लास हो गई है क्योंकि ये लंबी चलेगी तो, ठीक है। देखो 5 रिपेयरिंग सिस्टम है हमारे। डायरेक्ट रिपेयर, तो डायरेक्ट रिपेयर हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने 2 पढ़े, 2 रिपेयर सिस्टम पढ़े। एक फोटो रिएक्टिवेशन पढ़ा, ठीक है, याद रखना ये बात। और दूसरा पढ़ा हमने मिथाइल ट्रांसफरेज यानी कि एल्किल ट्रांसफरेज, ठीक है। दूसरा सिस्टम हमारा था एक्सीजन रिपेयर, इसके अंदर भी हमने 2 पढ़े, नर और बर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिसमैच रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर और सोर्स रिपेयर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप ऐप को अपडेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके जो है बॉक्स में आता है और वो आपको टाइम टेबल के अंदर ले जाता है, वहाँ पर क्लास चल रही होती है, अगर आपने सही समय पर उसको क्लिक कर दिया तो। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाती है, अगर आप उसके बाद क्लिक करोगे तो फिर आपको क्लास जो है वो ऊपर ही ऊपर दिखेगी, ठीक है ना, नीचे की बजाय, क्योंकि ये इसमें कंटेंट क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास लोगे तो अब ये जितनी भी क्लास आएगी ना आपको फर्स्ट नंबर पर ही दिखाई देगी, ठीक है। भाई नई क्लास आ गई तो ऊपर ही आपको ये नजर आ जाएगी। अब मैं इसका नंबर जो है ना वो चेंज नहीं करूंगा, तो सीधी क्लास आपको पहले नंबर पर ही दिखाई देगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप सीधे चले जाते हो नीचे, स्क्रॉल कर लेते हो, नीचे चले जाते हो, नीचे देखते हो वही क्लास आ रही है, ऊपर क्लास ही नहीं आ रही। फिर मैं क्या करता हूँ, उसका नंबर चेंज करना पड़ता है मुझे, तब जाकर वो नीचे की साइड में आते। तो अब से मैं नंबर चेंज नहीं करूंगा, आपको क्लास जो है वो ऊपर ही मिलेगी, याद रखेंगे मेरी बात को। तो आप ऊपर देखिए, फिर मैं उसके नंबर चेंज कर दूंगा तो वो नीचे आ जाएगी, लास्ट लास्ट में आएगी, ठीक है। अब आपको ये ऊपर ही ऊपर मिलती चली जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, आप चेक कर लिया करो, ठीक है, क्लास आई या नहीं आई। अगर आप ऑफलाइन भी